हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लीड कोड का वीकली कंटेस्ट 392 का लाइव कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर कर लेते हैं और हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। और कंटेस्ट में सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद डिस्कशन भी करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग sub-array. You are given an array of integer nums. Return the length of the longest sub-array of nums, which is either strictly increasing or strictly decreasing. अच्छा, strictly increasing या फिर strictly decreasing की यह हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ। तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कितना है वो फाइंड कर लेते हैं पहले। f इक्वल टू 1 for loop int I equal to 0, I less than nums dot length I plus plus 1 if nums of I less than nums of I plus 1, तो frequency plus plus, else if nums of I else f इक्वल टू 1। ठीक है, और आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कोमा एफ। और सेम चीज़ हमें एक बार लास्ट में भी करना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया। अब हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी फाइंड करना हो, और आंसर को हम अपडेट कर लेते हैं 1 से और रिटर्न आंसर करेंगे। और अब हमें डिक्रीजिंग का देखना है, तो डिक्रीजिंग का देख लेते हैं। और एफ यहाँ पर हमें रीइनिशियलाइज करना होगा। रन कोड x5 आउट ऑफ सॉरी, यहाँ पर -1 कर देना चाहिए था। ठीक है, 2 दो लेंथ आया है हमें, 2 लेंथ 213 होना चाहिए। 213 सही है, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। Like geographically smallest string with after operation with constraint. You are given a string s and an integer k. Define a function distance s1 s2 between two string of length same length and as the sum of the minimum distance between s1 of I and s2 of I when the characters from a to z are placed in a cyclic order for all I in the range 0 to n-1. For example, distance AB and CD equal to 4 and distance of AZ equal to 1. A से C के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 1 और BCD A से C ABC 3, BC 2 और BD when the characters from A to Z are placed in a cyclic order for all I in the range 0 to n-1. You can change any letter of S to any other lowercase English letter any number of times. Return a string denoting the like geographically smallest string T you can get after some changes such that distance of ST is less than equal to K. 100 लेंथ का स्ट्रिंग हमारे पास है। You are given a string s and ठीक है, for example distance of AB के मिनिमम कॉस्ट, ये 3 प्रॉब्लम है। चलिए इसको कैसे हैंडल किया जाए। मिनिमम ऑपरेशन टू like geographically smallest
smallest string after operation with constraint. You are given a string s at an integer k. Define a function when two string a the same length. The sum of the minimum distance between this and this when the characters from a to z placed in a cyclic order in the range 0 to n minus 1. You can change any letter of s to any other lowercase English letter any number of times. There are a string denoting the geographically smallest string t you can get after some changes such that distance st is less than equal to k. अच्छा, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होना चाहिए. चेंज एनी लेटर ऑफ एस टू एनी अदर लोड. चेंज एस टू ए z. The distance between z b b z and a z is equal to 3. ठीक है. k इक्वल टू 2000 है. k का वैल्यू 2000 होगा. ठीक है. ओके. 3 4 5. सॉरी. ए से जेड का डिस्टेंस 1 है. पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं दो कैरेक्टर के बीच का. पब्लिक इंट डिस कैर c1 कैर c2. ठीक है. रिटर्न इफ c1 greater than c2 return this of c2 c1. तो इससे हमारा अलवेज c1 लेस देन c2 आएगा. अब हमें देखना होगा कि रिटर्न एक वैल्यू हमारा होगा v1 मैथ डॉट एप्सल c2 माइनस c1. जैसे ए से सी के बीच का डिस्टेंस बी सी 2 होगा, बी सी डी 2 होगा. और ये डिस्टेंस हो गया. और दूसरा डिस्टेंस क्या होगा? दूसरा डिस्टेंस हमारा होगा c1 माइनस कैर ए प्लस कैर जेड माइनस c2 प्लस 1. रिटर्न मैथ डॉट मिनिमम ऑफ v1 कोमा v2. ये हमारा डिस्टेंस होगा दो कैरेक्टर के बीच का. ओके. और फिर हमें मिनिमाइज करना है ना. पब्लिक स्टैटिक पब्लिक इंट एरे एफ स्मॉलेस्ट हमें फाइंड करना है ना. तो जेड ए
हम यदि स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो यहाँ सॉरी मम्मी खाली यहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए? ए यदि रखते हैं तो ठीक है, हमें 1 कॉस्ट देना होगा। इसके लिए हम कितना कॉस्ट सरवाइव करें? इसके लिए यहाँ पर ए रखें, यहाँ पर ए रखें। अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है कि स्ट्रिंग एस इंट आई इंट के ठीक है। इंट आई इंट के ठीक है, दो ही चीज़ रहेगा। हाँ, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट एल एन जी टी एच लेंथ और इफ़ के लेस देन 0 रिटर्न false. Return a string during the life of a smallest string t you can get after some changes. Any number of times. सारे जो हमारे पास चॉइस तो है एक ही। यदि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो यहाँ पर ए रखना सही होगा यहाँ, और बाकी सारे जगह पर यहाँ पर ए रखते हैं। सी डी, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पर लगाना चाहिए। सिंपली हम ट्रैवर्स करेंगे आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एस डॉट एल एन जी टी एच लेंथ आई प्लस प्लस बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू बिल्डर रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग सबसे पहले तो हम कैरेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वैल इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस डॉट कैर एट आई कॉमा कैर ए इफ वैल इज लेस देन इक्वल टू के sorry else sb dot append a ठीक है, और k माइनस इक्वल टू वैल कर देंगे। और फिर हमें क्या करना चाहिए? else। अब हमें कुछ k आया होगा तो हमें इनिशियली इफ के इक्वल टू 0 यदि है तब हमें सिंपली एस बी डॉट अपेंड एस डॉट कैर एट आई करना होगा।
एल्स के इक्वल टू 0, इस केस में हो ही जाएगा। फॉर इंट CHAR कैर C1 इक्वल टू कैरेक्टर A से लेकर के C1 लेस देन इक्वल टू कैरेक्टर Z, C1 प्लस प्लस इंट MN इक्वल सॉरी मिनिमम किस केस में आ रहा है वो कैरेक्टर हमें रखना चाहिए। लेट अस सपोज मिनिमम हमारा एंड C1 लेस देन इक्वल टू S डॉट कैर एट I। हाँ, K1 माइनस इक्वल टू वैल इक्वल टू दिस ऑफ कैर एट I कॉमा समथिंग कैर C बराबर इनिशियली तो कुछ नहीं रखना चाहिए। इफ दिस ऑफ S डॉट कैर एट I कॉमा C1 लेस देन दिस ऑफ S डॉट I कॉमा C, तो C इक्वल टू C1। अपेंड C और C से डिस्टेंस। अब हम देखते हैं रन करके। STRING स्ट्रिंग बिल्डर AAZ यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस AAXCD AA W ABCDEFG WXCD अच्छा, इससे हमें नहीं देखना चाहिए ना, इससे देख रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन हमें C1 से फाइंड करना है, जहाँ पर दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू K और B आ रही है कि ब्रेक हो जाना चाहिए। AAWCD LOL आई थिंक सही होना चाहिए। चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम तो अब देखना होगा हमें। You are given an integer array nums and a non-negative integer k. You are given an integer array nums and a non-negative integer k.
In one operation you can increase or decrease any elements by one. Return the minimum number of operation needed to make the median of nums equal to k. अच्छा, मीडियन हमें k के इक्वल बनाना है. मीडियन होता क्या है? तो सॉर्टेड एरे, द मीडियन ऑफ द रिजल्टिंग एरे इज इक्वल टू k. मीडियन k इक्वल टू 4 2 4 4 6 8. मीडियन मीन्स मिड वाला. 2 2 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6. We can subtract 1 from nums 1 and nums 4 to obtain 2 4 6 8 4. The median of the resulting array 2 4 4 6 8. मिड वाला कौन सा पार्ट? मीडियन का डेफिनेशन सही नहीं दिया है. The minimum number of operations needed to make the median of nums equal to k. 2 2 4 2 6. तो मीडियन तो हमारा इस केस में मीडियन हमारा इस पोजीशन पर लाई करना चाहिए सॉर्टेड फॉर्म में. तो 2 4 4 6 8 ये तो सही है. अब 7 मिड यहाँ पर 7 रहना चाहिए. मीन्स 2 5 5. सॉर्ट करने के बाद क्या हो सकता है? 2 5 5 2 5 5 6 8. तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो इसको हमें ज़्यादा लेकर जाना है. तो 2 5 5 6 8 7 यहाँ पर रखना है. तो हमें तो यहाँ पर 7 बनाने के लिए इंक्रीज कर रहे हैं होगा. यहाँ पर 4 चाहिए तो 4. अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट इसके लिए इसे ट्रीट करें. मीडियन ऑफ एरे इज ऑलरेडी इक्वल टू k. अब सबसे पहले तो हमें एरे जो गिवन है उसे सॉर्ट कर लेना चाहिए. पहले तो मुझे यही दिख रहा है. सॉर्ट करने के बाद जैसे सेकेंड टेस्ट केस को देखेंगे तो 2 5 5 6 8 2 5 5 6 8 2 2 4. अब इसको हम फिर से देखें तो मीडियन हमारा क्या होगा? ये होगा जो जिसे हमें 7 बनाना है. तो इसको 7 बनाने का कितना हुए है? 2 5 5 को 7 बनाना है. 6 7 6 8. अब यहाँ पर ऐसा हमें रखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसे भी 1 टाइम इंक्रीमेंट करना होगा और इसे 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करना होगा. तब हमारा जा कर के ये हो सकता है. और यदि लेट अस सपोज सॉरी यहाँ पर हमें 7 चाहिए, तो 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर लेंगे. इसको हमें 7 बनाना है, ठीक है. तो 5 को 7 तो इसको हमें इसके नेक्स्ट जितने भी होंगे वो ग्रेटर होना चाहिए. ये तो क्लियर है. नेक्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे, नहीं तो ये हम फाइंड पहले करते हैं कि पहले हमारा एरे क्या है. इंट मिड वैल्यू क्या होगा? इंट n इक्वल टू nums डॉट len_gth लेंथ इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0. मिड एलिमेंट क्या होगा? मिड इक्वल टू n/2. मिड हमारा n/2. 2 2 4 5 5/2 इज 2 0 1 2. ये वाला मिड हो जाएगा. अब हमें 2 2 4 2 6 6/2 इज 3 0 1 2 3.
तो सही है, मिड हमारा n/2 ही होगा सारे केस में। अब हमें मिड और n माइनस मिड, जैसे मिड इस केस में 2 आएगा, और इसके आगे कितना एलिमेंट होना चाहिए, n माइनस सॉरी 2 3 4, 5 में से 2 गया तो 3, तो हमें 2 ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो 4 से ग्रेटर हो। वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपली एक फॉर लूप रन करना चाहिए। फॉर लूप इंट i इक्वल टू मिड प्लस 1 i लेस देन n i प्लस प्लस, और इसके आगे जो भी एलिमेंट होगा उसे सब का वैल्यू एक आंसर हम बना लेते हैं, आंसर इक्वल टू 0, आंसर प्लस इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ 0 कोमा जो वैल्यू है नम्स ऑफ i माइनस जैसे 6, हमें इसे बनाना है k माइनस, जैसे 7 बनाना है तो 7 माइनस 6 इज 1, k माइनस नम्स, ठीक है। इससे हमारा जो राइट साइड में एलिमेंट है वो ग्रेटर हो जाएगा k से। हाँ, अब हमारा काम क्या रह जाएगा, यही आंसर होना चाहिए, और डिक्रीज एनी एलिमेंट्स बाय 1, इंक्रीमेंट कर रहे थे k से ग्रेटर होता है, तो k से स्मॉल होता है तो हमें इंक्रीमेंट करना। जैसे इस केस को देखेंगे तो 2 5 6 8, 2 2 5 5 6 8 6 8, और इस केस में मीडियन हमें 4 बनाना है। तो इस पोजीशन पर क्या बोल रहा है, 4 रखना है हमें, तो 4 रखने के लिए हमें इसके आगे तो कुछ करना नहीं होगा, हमें सिंपली क्या चाहिए, हमें सिंपली इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करना, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, तो ओवरऑल 2 का डिक्रीमेंट हुआ है। हाँ, और फिर हमें फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू मिड i प्लस प्लस, आंसर प्लस इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ 0 कोमा, हमें इसको क्या बनाना है ये 2 ही रहे, बट हमें इसे 4 बनाना है, इसे 4 बनाना है, जो भी एलिमेंट 4 से बड़ा है, तो नम्स ऑफ i माइनस k, रिटर्न आंसर, -8,
मैक्सिमम to use example test case 210. सिंपली हम लूप यूज सही मेंटेन कर रहे हैं। मिड आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस इफ नम्स ऑफ आई लेस देन के BRE के ब्रेक मिड -1 से लेस देन के लेस देन इक्वल टू भी के हो रहा है तब भी हम ब्रेक कर जाएंगे। अदरवाइज आंसर में क्या करना होगा, आंसर में हमें इंक्रीमेंट करना होगा लॉन्ग ऑफ नम्स ऑफ आई के माइनस नम्स ऑफ आई पर आया होगा माइनस के। और सिमिलर यहाँ पर भी इफ नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू के नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू के तब भी हमें ब्रेक कर जाना चाहिए। और आंसर में कितने से इंक्रीमेंट करना चाहिए, लॉन्ग के माइनस नम्स ऑफ आई 110। और हमें मिड का भी देखना होगा तो आंसर प्लस इक्वल टू मिड के लिए तो हमें बनाना ही हो तो मिड के लिए हमें यहीं पर रख देते हैं नम्स ऑफ मिड माइनस के मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ टू थ्री जीरो सबमिट करके देखते हैं एक्सेप्टेड। minimum cost to walk in weighted graph. There is an undirected weighted graph with n vertices labeled from 0 to n minus 1. There is an undirected weighted graph there is an undirected weighted graph with n vertices labeled from 0 to n minus 1. You are given the integer n and an array edge where edge I, u, v, w indicates that there is an edge between vertices u and v with a weight of w. A walk on a graph is a sequence of vertices and edge. A walk on graph is a sequence of vertices and edge. The walk starts and ends with a vertex, and each edge connects with vertex that come before it and vertex that comes after it. It's important to note that a walk may visit the same edge or vertex more than once. The cost of a walk starting at node U and ending at node V is defined as the bitwise end of the weight of the edge traversed during the walk. If the sequence of edge weight encountered during the walk is this, then the cost is calculated as end of all these, where n denotes the bitwise end operator. You are also given a 2D query where query I si ti. For each query, you need to find the minimum cost of the walk starting at vertex si and ending at vertex ti. If there exists no such walk, the answer is -1. Okay, एज हमारा ये है, क्वेरी हमारा 03 अपने को ग्राफ गिवन है, ठीक है। 0 से 3 जाने के लिए
To achieve the cost of 1 in the first query, we need to move on the following: 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 1 से 3, जिससे हमारा 7 and 1 and 1 and 7। सही है। हमें मिनिमाइज करना है ना कॉस्ट को। हमें नंबर ऑफ क्वेरीज कितने होंगे 10⁵। तो कांस्टेंट टाइम में हमें फाइंड करना है किसी भी तो कांस्टेंट टाइम में कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ये हमें देखना है। 0 2 1 3 7 1 7 7 1 7। अच्छा, सारे वैल्यू का एंड ही हमारा तो मिनिमम वैल्यू होगा। 1 से 2 जाने का मिनिमम रास्ता क्या होगा? 1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1। सारे रास्ते पर हम चल जाएं, यही हमारा मिनिमम होगा। तो हम सिंपली किस कनेक्टेड कंपोनेंट्स हम फाइंड करते हैं और किस किस में कौन सा कनेक्टेड होगा वो हमें फाइंड करना हो। तो चलते हैं, सबसे पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करना होगा। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर नहीं, एरे लिस्ट ऑफ सॉरी यदि हम यहाँ पर यूनियन फाइंड करने, यूनियन का लगा दें तो 0 1 2 3 ये सारा कनेक्टेड है, ये सारा कनेक्टेड है। हमें सिंपली कनेक्टेड कंपोनेंट्स का चंक फाइंड करना है। 0 1 2 3 एक में कनेक्टेड है, तो इसका एंड वैल्यू जो होगा वो हमें एज ओवरऑल आंसर होगा। तो वो फाइंड करने के लिए कैसे हमें फाइंड करना चाहिए, उसके लिए तो हमें शायद चलते हैं, सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट ही बनाते हैं। इंट एरे ग्राफ पीएच ग्राफ बराबर न्यू एरे लिस्ट ऑफ 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। और फिर सारी जगह पर हमें फिर करना होगा, तो i प्लस प्लस ग्राफ ऑफ i इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सही है। अब हमें सारे एज को ट्रैवर्स करना है, EDGS एज, EDGES एज, ठीक है। और ग्राफ ऑफ e ऑफ 0 डॉट एड न्यू इंट एरे e ऑफ 1 कॉमा e ऑफ 2, ठीक है। और फिर हमें ग्राफ ऑफ e ऑफ 1 के ऊपर e ऑफ 0 डालना होगा, e ऑफ 2, कॉस्ट तो यही होगा। और फिर हमें एक बाइट एरे विजिट बना लेना चाहिए, न्यू बाइट ऑफ साइज n, ठीक है। और फिर हम सिंपली लूप रन करेंगे प्लस प्लस, और हमें एक पेरेंट एरे भी बनाना चाहिए, न्यू इंट एरे ऑफ साइज n, जो कि, और उसके बाद हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक हमारा पहले ये चलेगा। और एक DFS फंक्शन भी लिखना होगा, पब्लिक वॉइड DFS
पब्लिक वॉइड DFS एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, सॉरी इंटीजर नहीं, इंट एरे ना, हाँ इंट एरे। और एक पेरेंट चाहिए, और हमें एक जो ओवरऑल एंड वैल्यू है वो भी तो चाहिए होगा। एंड बराबर न्यू इंट ऑफ साइज एन, इंट एरे लिस्ट, और ये इंट टाइप रिटर्न करेगा। ग्राफ इंट सोर्स बाइट एरे विजिट इंट एरे पेरेंट इंट एरे एंड। हम आपसे बाद में लॉजिक डिस्कस कर लेंगे, पहले हम यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। पहले तो हम आएंगे विजिट ऑफ सोर्स इक्वल टू 1 कर देंगे, और फिर सारे एज पर ट्रैवर्स करेंगे। ग्राफ ऑफ सोर्स के ऊपर इफ विजिट ऑफ ई ऑफ 0 बराबर 0, यदि विजिट हमारा नहीं हुआ है तब हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे। तो विजिट करने में कितना, अच्छा हाँ, हमें एक चीज़ देखना होगा। टू अचीव द कॉस्ट ऑफ 0 इन द फर्स्ट क्वेरी वी नीड टू मूव ऑन द फॉलोइंग एज। यहाँ पर डुप्लीकेट एज हो सकता है, तो इस केस में क्या, 15, 6, 7, 1, इन सबों का एंड वैल्यू हम ले लेंगे। 15 से 6, 15, 6, 1, 7। अच्छा 0, 1, 2 का जिस हमें कॉस्ट के लिए एंड वैल्यू फाइंड करना है ना। पंद्रह, 6, 7, 1 जो भी है, इन सबों का एंड वैल्यू हमें चाहिए। तो ये तो DFS से नहीं हो सकता है ना, हमें लगता है इसमें यूनियन फाइंड ही करना होगा। जब भी एज कनेक्ट हो रहा है, डिसजॉइंट सेट DSU ही हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और DSU के ऊपर हम रखेंगे ओवरऑल एंड वैल्यू। DSU के ऊपर रखेंगे हम ओवरऑल एंड वैल्यू, ठीक है। नहीं, एंड वैल्यू तो नहीं रख सकते हैं ना। जब हम यहाँ पर 1 to एज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इनके साथ 1 का एंड हो जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है। अच्छा DFS भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो DFS में सिंपल एक ही पाथ ट्रेवर्स किया जाएगा ना। 1 से 2 पर जाने के लिए 6, 1, 1 से 2 पर जाने के लिए 2 रास्ता यहाँ पर दिया है, 2 से 1। तो इसको हम
मर्ज कर दें एक में तब हो सकता है। तो इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं, 1 से 2 और 2 से 1। वन से टू, 1 से 2, 2 जितना बार होगा उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए। हाँ, तो हमें एडजेसेंसी लिस्ट ही कुछ अपडेट करना होगा। सही है, तो अपडेट किस वे में कर लेंगे, हमें सॉरी ई ऑफ 0 1 0 1 ठीक है। ठीक है, ओके। सारे एज को यदि हम ट्रैवर्स करें तो कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1। सॉरी, हमें ये डुप्लीकेट एज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम एक साथ मर्ज करना चाहते हैं। वो कैसे होगा यही हम सोच रहे हैं। उसको करने के लिए 1 से जितना भी कनेक्टेड एज 2 होगा उसके लिए हमें तो हैज सेट इम्प्लीमेंट करना होगा ना, यूनिक एज प्रेजेंट होना चाहिए। एरे लिस्ट ऑफ हैज मैप ऑफ इंटीजर कोमा इंटीजर, ठीक है। न्यू, यहाँ पर हमें फिर इम्प्लीमेंट करना, न्यू एरे लिस्ट, सही है। अब इसके अंदर हमें देखना होगा, हम चलते हैं यहाँ पर पब्लिक वॉइड एड एज, एड एज करेंगे एरे लिस्ट ऑफ हैज मैप ऑफ इंटीजर कोमा इंटीजर एरे मैप या फिर ग्राफ बोल देते हैं, ग्राफ इंट सोर्स इंट वैल। इस ग्राफ में इफ एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर नहीं ना, हैश मैप ही हो जाएगा शायद, हाँ मैप। इफ मैप डॉट कॉन्टेंट्स की सोर्स, तब मैप डॉट पुट सोर्स के ऊपर मैप डॉट गेट एट सोर्स एंड वैल्यू, एल्स मैप डॉट पुट सोर्स के को रेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। और इससे हमारा एक ग्राफ बनेगा। तो ऐड EDG एज
graph ग्राफ ऑफ ई ऑफ 0 अच्छा न्यू हैश मैप हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा ना। एक प्रॉब्लम हमें है। यहाँ पर इंटीजर इंटीजर का हमें बनाना होगा हैश मैप ही। यहाँ पर हैश मैप हैश मैप हैश मैप, ठीक है। एरे ऑफ हैश मैप हो गया। ग्राफ ऑफ ई ऑफ 0 पर हम क्या करेंगे, ई ऑफ 1 ऐड करेंगे, ई ऑफ 2 वैल्यू होगा। ये एक बार हम रन करके देख लेते हैं। रिटर्न एंड, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। ग्राफ तो हमारा बन गया। कंट्रोल भी ई ऑफ 1 के करस्पॉन्डिंग ई ऑफ 0 रखना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ग्राफ जो मिलेगा वो हैश मैप का रहेगा। ये रहेगा, ठीक है। अब हमें विजिट ग्राफ एट सोर्स इन, और यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें इंट नेवर चाहिए डॉट की सेट इफ विजिट ऑफ नेवर बराबर 0, यदि नेवर 0 है तब हम DFS को कॉल करेंगे। DFS में क्या क्या पास करना होगा, ग्राफ नेवर विजिट ग्राफ नेवर विजिट पेरेंट और एंड। अब कुछ समय के लिए वॉइड कर देते हैं। यहाँ तक हमारा रन करना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर DFS को कॉल करना होगा। इफ विजिट ऑफ I इक्वल टू 0, तब हमें विजिट ऑफ DFS रन करना चाहिए। ग्राफ सोर्स हमारा I हो जाएगा, विजिट हमारा जो है विजिट ही रहेगा, पेरेंट और एंड। अब तक हमारा सही है। अब हमें पेरेंट के लिए देखना है। तो जब हम जाएंगे जिस नोड पर जाएंगे, तो पेरेंट ऑफ सोर्स को भी हमें अपडेट करना होगा। इनिशियल वैल्यू मान लीजिए आप कुछ डाल रहे हैं I, इंट IDX। ये हमारा बेस केस हो गया। सारी जगह हम IDX पुट कर देंगे, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि क्या सेम चंक में वो पेरेंट है या नहीं है, दो नोड सेम चंक में प्रेजेंट है या नहीं है। अब हमें एक्चुअल आंसर चाहिए।
तो एक्चुअल आंसर तो हमें मिलेगा जो भी प्रेजेंट है उन सारे का एंड वैल्यू हमें चाहिए। जब हम DFS रन कर रहे हैं तो जो भी प्रेजेंट है एज, जितना भी एज है वो सारा एज हमें देखना होगा कि उसका एंड वैल्यू क्या है। लेट अस सपोज ये ट्री हो जाता हमारा 0 1 2 3, तो इधर से 0 से 1 2 2 से रिटर्न होता, यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहता। तो एक हमें एंड वैल्यू चाहिए। अब हमें एंड वैल्यू चाहिए जो जो एज गया है। तो वो एज क्या होगा? बेस वैल्यू ऑफ एंड क्या होता है? फॉर एडिशन पॉजिटिव। बेसिक वैल्यू हम क्या रखेंगे? ये सारा चंक एक ही जगह प्रेजेंट है, तो उसके लिए बेसिक वैल्यू क्या? बेसिक वैल्यू हमें चाहिए 15 6 1 7। इन सबों का एंड कैसे सॉरी एंड वैल्यू तो मुश्किल है। जब ट्री होगा तो उस केस में 7 1 7। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू इंट पब्लिक इंट एक्चुअल एंड, जब हम इसको रन करेंगे एक्चुअल एंड इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, नहीं तो -1 से इनिशियलाइज करेंगे। इफ एक्चुअल एंड इक्वल टू -1, एक्चुअल एंड एक्चुअल एंड इक्वल टू GRAPH ग्राफ ऑफ सोर्स डॉट गेट एट नेवर एल्स एक्चुअल एंड इक्वल टू दिस। अब सही होगा।
अब एक्चुअल एंड हमारा फाइंड हो सकता है, कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। 45 नंबर लाइन नंबर 45 आई डी एक्स तो सेम ही रखना है ना हमें। और ये हमें फाइंड हो, अब एक्चुअल एंड हमें फाइंड हो चुका है। अब हम एक एंड हम फाइंड नहीं करेंगे, एंड के लिए हम एक हैश मैप बना लेंगे। इंटीजर कोमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू एस एच हैश मैप डॉट पुट इस कॉरस्पॉन्डिंग आई के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल एंड हमारा वैल्यू होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैप एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या मैप में वैल्यू आया है। कैन नॉट फाइंड सिंबल HASH हैश मैप स्टिल कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, हमें एंड चाहिए नहीं, एंड नहीं चाहिए। और अब हम आंसर रिटर्न करेंगे और आंसर यहाँ पर बनाएंगे न्यू इंट एरे क्वेरी डॉट length लेंथ। एंड अब भी आ रहा है सॉरी 1 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 आ रहा है। ठीक है, 2 चंक हमारे पास है। यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस करके देखते हैं, एकदम सही है, 0 0 आ रहा है और आंसर 1 होगा 1 का, तो आंसर 1 ही आएगा, एकदम सही है। अब हम चलेंगे सारे क्वेरी के ऊपर क्वेरी परफॉर्म करने के लिए। इंट एरे क्यू क्वेरी IDX इक्वल टू 0। पहले तो हमें देखना होगा कि इफ पेरेंट ऑफ क्यू ऑफ 0 इक्वल टू पेरेंट ऑफ क्यू ऑफ 1, यदि ये होता है तभी हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आंसर हमारा IDX ++ इक्वल टू -1। और दूसरा केस क्या होगा, आंसर ऑफ IDX ++ इक्वल टू मैप डॉट गेट एट पेरेंट ऑफ क्यू ऑफ 0। आई गेस हमारा ये सही रन करना चाहिए। योर आंसर 1 -1 और 0। हाँ अब सही है, सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर 7 1 -1 1 0 -1 -1 0 -1। ओके, -1 बोल रहा है इधर तो। एक बार हमें ग्राफ क्रिएट करके देखना चाहिए, इससे ग्राफ क्या क्या बन रहा है। जीरो 4 0 4 3 5 3 5 1 3 1 से 3 कनेक्शन है, 1 से 5 कनेक्शन है, 1 से 5 कनेक्शन है। ठीक है, अब हमें 0 से 4 7 कॉस्ट लगेगा और 3 से 5 1
1 से 3 5, 1 से 3 5 और 1 से 5 1 हमें कॉस्ट लगा। अब हमारा क्वेरी क्या है 0 से 4। पहले तो हम चलते हैं हैश मैप प्रिंट करते हैं। ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। सॉरी मैप हमारा 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये तो गलत हो रहा है। अच्छा, -1 नहीं होना चाहिए ना मैप में। एंड पेरेंट ऑफ क्यू ऑफ 0 नॉट इक्वल टू -1। 7 1 -1 7 1 -1 1 -1 -1 -1। अब सही है। एक बार ये टेस्ट केस हम रख लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये टेस्ट केस हमारे पास रह जाएगा। रन कोड करते हैं, मैप को कमेंट कर देना चाहिए और अब सबमिट करके देखते हैं। स्टिल वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर। यार अब तो सही चल रहा था। 7 1 -1 0 हमारा एक्सपेक्टेड 0। अच्छा, एक्सपेक्टेड 0 है ना। 0 -1 -1। अच्छा, योर आउटपुट ये एक्सपेक्टेड ये, ठीक है। सॉरी, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 4 के कस्टम टेस्ट केस कंट्रोल है, कंट्रोल भी। ठीक है, हमारा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 आ रहा है। यहाँ पर हमारा लगता है DFS रन करने में ही प्रॉब्लम आ रहा है। विजिट ऑफ I इक्वल टू 0। विजिट ऑफ सोर्स इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सारा वो नोट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन IDX के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा सोर्स है। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 4 प्रिंट होना चाहिए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 3 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 3 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। 2 6 7 8। अच्छा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई नोड ही नहीं है। 0 1 2 0 1 2 6 7 8 6 7 8। ठीक है, अब हमारा क्वेरी क्या है। 0 से 4 का हम कहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं, तो हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है -1 0 1 2 3। थर्ड क्वेरी पे 0 1 2 3 3 3 पे जब सेम नोड होगा तो उस केस में हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। अच्छा, ये है। एल्स इफ एक क्वेरी हम चेक कर लेंगे।
इफ क्यू ऑफ 0 बराबर क्यू ऑफ 1, आंसर ऑफ IDX प्लस प्लस इक्वल टू 0 कंटिन्यू। ठीक है, ये एक केस लगा देते हैं, इससे हमारा रन करना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट कमेंट ऐसा आउट, इसको भी कमेंट करना होगा। और आई थिंक हमें नहीं लगता कोई और भी प्रॉब्लम होगा। सबमिट करके देखते हैं। तो स्टिल वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर फॉर एक्सपेक्टेड 0 0। यस 104 कॉस्ट पर, 21 पे 12, 21 पर 12, 02 पर 15, 02 पर 15, 02 पर 15, 20 पर 0, 20 पर 0, 20 पर 0, 21 पर 15, 21 पर 15। अच्छा हाँ, अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? सिंपल पहले तो हम मैप प्रिंट करते हैं। क्या है मैप हमारा? और DFS में क्या बना रहा है? 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 1 2। ये तो हम यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। 0 1 2, 0 से 1 के बीच में एक नोड है, 0 से 2 के बीच में 15 एंड 0 होगा। ठीक है, और 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में 12 15 का एंड होगा, एंड 15। हाँ, ये हमारा नोड होगा। अब 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई? 15 एंड 0 0 हो जाएगा, 15 एंड 12 भी कुछ तो हो ही जाएगा। एक्चुअल एंड यदि हमारा माइनस, अच्छा ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है। हम विजिट से कोई मतलब नहीं रखें, हमारे पास जितना भी एंड है उन सबों का एंड करेंगे, जो भी एज है हमारे पास। यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस, सही है। और इस टेस्ट केस में भी रन करके देखना होगा, देख लेते हैं इस पर भी। ये भी सही चल रहा है, अब तो सही चलना चाहिए। एक्सेप्टेड। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली कुछ करना नहीं था ज़्यादा कुछ। ऐसे चलते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं लॉजिक हमने क्या क्या सारे प्रॉब्लम में यूज किया है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। ओके, तो इनिशियली हमारा
फर्स्ट प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब एरे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि आपके पास कोई भी एरे गिवन होगा n लेंथ का, और n का यहाँ पर कंस्टेंट 50 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो आप चाहे तो सारा सब एरे जो भी पॉसिबल है वो जनरेट कर लें और कॉरस्पॉन्डिंग वैलिडिटी देख लें कि क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये तो एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच है, और उस अप्रोच में आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी जो रिक्वायर होगा बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी रिक्वायर होगा सारे सब एरे जनरेट करने में, और फिर n टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको रिक्वायर होगा वैलिडिटी देखने के लिए। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी आपका उस केस में बिग ऑफ n क्यूब हो जाएगा। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे देख लेते हैं। आप चाहें तो आपके पास कुछ भी कोई भी मान लीजिए एरे होगा, तो या तो लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर ऐसा कुछ ऐसा ही पॉसिबल केस में कोई भी केस होगा, या तो कहीं पर ग्रेटर देन का सिंबल होगा, या फिर लेस देन का सिंबल होगा, या फिर इक्वल टू का सिंबल होगा। अब यदि हम एक फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल इनिशियली हम 1 से इनिशियलाइज कर लें और तब तक इंक्रीमेंट करते जाएं। सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि सबसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, पहले हम वो देखते हैं। और दूसरे टाइम हम ये देखेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब एरे का मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल है, वो देख लेंगे। तो दो पार्ट में हम अपने प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, ये वाला देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे फाइंड कर लेंगे। तो इनिशियली मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए f का वैल्यू, और ये हम काउंट करेंगे जब तक हमारा a ऑफ i, मान लीजिए a हमारा एरे है, लेस देन a ऑफ i प्लस 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंजिक्यूटिव दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू कंसिडर। तो हम सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, इनिशियली f1 से इनिशियलाइज कर देंगे और f में इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर एक टाइम जब तक ये वैलिडिटी हमें मिलेगा। इससे हम मैक्सिमम सब एरे को चंक में डिवाइड कर पाएंगे, स्प्लिट कर लेंगे गिवन एरे को। तो जो मैक्सिमम लेंथ होगा वही हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सिमिलर वेज में जैसे यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगा करके देखे हैं हमने, वैसे ही हम जब डिक्रीजिंग होगा उस केस में ग्रेटर देन का वैलिडिटी देखेंगे कि जब हमारा a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज a ऑफ i प्लस 1 होगा, तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ऐसा ही लॉजिक हम फॉलो करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये जो कोड लिखेंगे हम, इसका कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा। तो n कुछ भी रहे, हमारा ओवरऑल एक्सेप्टेड ही कोड होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फाइंड किया है और लास्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का फाइंड किया है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, हमने जो यूज किया है अपने प्रॉब्लम में। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन होगा s। मान लीजिए स्ट्रिंग आपका x a m p k g ऐसा कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है। और आपको जो है एक डिस्टेंस नाम का फंक्शन गिवन है, या फिर आपको वो इम्प्लीमेंट करना है, वो आपको खुद समझना होगा। तो डिस्टेंस दो कैरेक्टर के बीच में, जैसे C1 कैर है और C2 कैर है, दो कैरेक्टर गिवन होगा, कैरेक्टर A मान लीजिए और कैरेक्टर B मान लीजिए। तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा कैरेक्टर B माइनस कैरेक्टर A यही होगा। सिंपली आपको ये देखना है कि जो A B C ऐसे करके जो अपना Z तक कैरेक्टर बनता है, और इसके बाद ये वाला कनेक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D,
तो जेड के बाद ए आएगा, या ए से पहले जेड हम बोल सकते हैं। तो इसके बीच में यदि आपको कोई पूछेगा ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 1 होगा। सिमिलर वेज में ए और जेड के बीच में डिस्टेंस कोई पूछे तो वो भी 1 होगा, काहे कि ए और जेड नेवर है एक दूसरे का। यदि आपको कोई अब पूछ ले बी और जेड के बीच में कितना डिफरेंस है, सॉरी डिस्टेंस है, तो मिनिमम डिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है दो कैरेक्टर के बीच में, और हमें मिनिमम डिस्टेंस रखना है। तो सबसे पहले आइए हम यही चीज़ समझ लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो ये हमारा एक डिस्टेंस फंक्शन है जो कि दो कैरेक्टर लेता है और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करता है। तो वो कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि C1 जो है लेस देन C2 है। तो यदि C1 ग्रेटर देन C2 आता है तो हम रिवर्स कर लेंगे, इससे हमारा ऑलवेज C1 लेस देन C2 आएगा इस पोजीशन पर। अब हमें ये देखना होगा कि दो डिस्टेंस होगा, या तो ये वाला डिस्टेंस लेफ्ट से हम माइनस करें, जैसे आपके पास, जैसे हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए A B C D ऐसे करके था Z, और ये बीच में कनेक्शन ऐसे था। मान लीजिए आपको बोला गया है B M के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, तो दो कैरेक्टर ये होगा, तो इसके बीच में क्या क्या डिस्टेंस पॉसिबल है, एक ये डिस्टेंस D1 होगा और एक पीछे से हमारा ऐसे करके ऐसे ट्रैवर्स होगा, जो कि ये डिस्टेंस D2 हम मान लिए हैं, और इसी दोनों का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वही हमारा ओवरऑल मिनिमम वैल्यू B और M के बीच का डिस्टेंस होगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो B से M का एक डिस्टेंस D1 जो होगा, कैरेक्टर M माइनस कैरेक्टर B हम कर सकते हैं, वो डिस्टेंस D1 हो जाएगा जो कि ये वाला है। तो हम V1 मान लीजिए ये D1 है, हम V1 यहाँ पर रख दिया, तो C2 माइनस C1, और C2 हम ये जानते हैं कि ग्रेटर ही होगा C1 से यहाँ पर, तो C2 माइनस C1 एक डिस्टेंस होगा। अब दूसरा डिस्टेंस चलते हैं कैसे फाइंड होगा। तो दूसरा डिस्टेंस D2 जो है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ऐड होगा, और साथ साथ M से लेकर Z तक जो होगा डिस्टेंस वो ऐड होगा। तो हम सिंपली जो C1 कैरेक्टर है, C1 माइनस कैरेक्टर A और लास्ट ऑफ Z, दैट इज कैरेक्टर Z माइनस M, तो कैरेक्टर Z माइनस C2 कर देंगे और उसमें 1 इंक्रीमेंट कर लेंगे, और इस दोनों का मिनिमम वैल्यू ही अपना डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम से। एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा है कि आपके पास स्ट्रिंग गिवन होगा, मान लीजिए MAPBPKC। अब आपको ये जो और एक वैल्यू K गिवन होगा, मान लीजिए K का वैल्यू कुछ भी है, 10 मान लेते हैं इस केस में। अब आपको जो है इस स्ट्रिंग S को लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या करना है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कुछ इस तरीके से कि आप किसी भी कैरेक्टर को, ऑपरेशन जो गिवन है, किसी भी कैरेक्टर को आपको जिस कैरेक्टर में चेंज करने का मन है वो आप कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास ओवरऑल जो जनरेटेड दूसरा जो मान लीजिए जनरेट जो स्ट्रिंग T होगा, S और T जो न्यू जनरेटेड स्ट्रिंग S से होगा T, उसके बीच में डिस्टेंस जो हो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू K हो। और दो स्ट्रिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो सिंपली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो होगा वही हमारा ओवरऑल डिस्टेंस कहलाएगा। और जब चूंकि हमारा स्ट्रिंग S और स्ट्रिंग T का लेंथ सेम होगा, तो सारे कैरेक्टर के बीच में डिस्टेंस इजीली हम फाइंड कर सकते हैं।
तो अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जनरेट करना है। तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मीन्स ग्रीडी तरीके से हम सोचेंगे। ग्रीडी हम क्या सोच सकते हैं, सबसे पहले हम तो चाहेंगे इस पोजीशन पर कैरेक्टर ए प्रेजेंट हो जाए, तभी तो हमारा ओवरऑल मिनिमम लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जनरेट हो पाएगा। तो हम सिंपली कैरेक्टर ए यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर जितना मिनिमम होगा उतना हमारा ओवरऑल टी स्ट्रिंग लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जनरेट होगा। तो इसलिए हम ए यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो यदि यहाँ पर ए रखेंगे और यहाँ पर एम ही रहने देंगे तो इससे हमारा ओवरऑल जो स्ट्रिंग होगा ये मैक्सिमम लेक्सियोग्राफिकली की तरफ अप्रोच करेगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो हम यहाँ पर ही हमें बेस्ट पोजीशन मिलेगा जहाँ पर मिनिमम कैरेक्टर हम रखेंगे। तो कैरेक्टर ए यहाँ पर सबसे पहले रख देंगे और फिर इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एम और कैरेक्टर ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और के में डिक्रीमेंट कर देंगे और लेफ्ट जो के बचेगा वो हम फिर यूज करेंगे लेफ्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट करने के लिए। और इसमें फिर हमें इनिशियली इस कैरेक्टर को कैर ए बनाना होगा। तो ऐसे ही हम सबसे पहले चाहेंगे कि कैरेक्टर ए यहाँ पर रखा जाए। जब हमें कैरेक्टर ए पॉसिबल नहीं होगा रखना, वो कब होगा, जब के हमारा लेस देन जो एक्चुअल डिस्टेंस डी हो जाएगा, के हमारा लेस देन डी होगा, उस केस में हम नहीं रख सकते। तो वैसे कैरेक्टर हम फाइंड करेंगे जिस केस में हमारा डिस्टेंस के हो और कैरेक्टर जो होगा कैरेक्टर जो प्रेजेंट होगा और यहाँ पर जो रखेंगे न्यू जनरेटेड टी में वो ओवरऑल मिनिमम हो। तो आइए अब हम इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में। तो इसके लिए यहाँ पर आप कोड को ईजिली देख सकते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम सिंपली हर एक कैरेक्टर के लिए लूप रन करेंगे 0 से s.length तक और इनिशियली हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस क्या है प्रेजेंट कैरेक्टर और कैरेक्टर ए के बीच में। और यदि डिस्टेंस जो वैल है लेस देन इक्वल टू के आता है तो के माइनस इक्वल टू वैल कर देंगे, काहे कि कैरेक्टर ए हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो कैरेक्टर ए सिंपली एस बी में अपेंड कर देंगे। और यदि के इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो सिंपली जो कैरेक्टर है एस के ऊपर वही हमें रखना होगा। और फिर हमें यदि के का कुछ वैल्यू है तब हमें वैसा कैरेक्टर के जगह फाइंड करना होगा। ये जो सी कैरेक्टर है वैसा कैरेक्टर सी फाइंड करना होगा जिससे हमारा डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू के ही हो। और जब ऐसा कैरेक्टर हमें मिल जाएगा तो सी को C1 से अपडेट कर लेंगे और ब्रेक कर जाएंगे। और फिर हमें वैल्यू जो सी और अभी का जो s.char@ai है उसके बीच का वैल्यू फाइंड करेंगे और के माइनस इक्वल टू वैल कर देंगे और सिंपली एस बी में सी कैरेक्टर अपेंड कर देंगे और लास्ट में इसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे एज ए आंसर। तो आई होप सेकेंड प्रॉब्लम का भी लॉजिक आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, तो अपने पास एक एरे गिवन होगा, चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, थर्ड प्रॉब्लम में अपने पास एक एरे गिवन होगा और उस एरे का एक बार देख लेते प्रॉब्लम। हाँ, अपने पास एक एरे नम्स गिवन होगा और एक इंटीजर के गिवन होगा और हमें इस नम्स के ऊपर 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ है। कौन कौन सा ऑपरेशन, आप चाहे तो किसी भी एलिमेंट में -1 कर सकते हैं या फिर +1 कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप जो नम्स एरे जनरेट कीजिएगा उस एरे का मीडियन जो होना चाहिए, मीडियन ऑफ नम्स, ये आपने को के इक्वल जनरेट करना है। और ये जनरेट करने में मिनिमम कितना ऑपरेशन आप परफॉर्म कीजिएगा कि ये कंडीशन अचीव हो जाए।
अब हम सबसे पहले चलते हैं मीडियन हमारा क्या होता है। तो मीडियन हमारा कोई भी सॉर्टेड एरे, जैसे ए बी सी डी ई एफ, अपने पास सॉर्टेड एरे यदि गिवन है तो उसके बीच में मीडियन वो एलिमेंट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ का है तो एक और हम एंट्री कर देते हैं जी। तो सॉर्टेड एरे में जो मिड पोजीशन पर वैल्यू ऑक्यूपाई होगा वही हमारा मीडियन होता है गिवन एरे का। तो यहाँ पर मीडियन हम इस डी एलिमेंट को बोलेंगे। सिमिलरली यदि ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे है तब तो मिड एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। अब यदि इवन लेंथ का एरे है, जैसे ए बी सी डी ये है, तो इस केस में मीडियन हमारा जो है इसे कंसिडर किया गया है। इस प्रॉब्लम में क्लियरली बताया नहीं गया है, बट आप जब थर्ड टेस्ट केस देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि मीडियन का डेफिनेशन एक्चुअल जब लेंथ इवन होगा तब क्या होगा। तो सिंपली अपने पास जो एरे गिवन होगा उसका लेंथ को आप उसके लेंथ को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो मिड वैल्यू जनरेट होगा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में वही हमारा उसी पोजीशन पर हमें क्या रखना है, वही हमारा मीडियन होगा। इतना आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ। इसके लिए आप फर्स्ट टेस्ट केस को देखें। तो फर्स्ट टेस्ट केस हमारा क्या है, 2 5 6 8 5, राइट। और के का वैल्यू क्या है, 4 है, और ये हमारा नम्स है। अब हम सबसे पहले यदि आप सॉर्ट कर लें तो क्या हमारा एरे हो जाएगा, हमारा एरे हो जाएगा 6 से कुछ इस तरीके से। अब इसमें मीडियन पोजीशन कौन सा है, तो मीडियन पोजीशन हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, के इक्वल बनाना है, मीन्स 4 यहाँ पर रखना होगा। तो 4 रखने के लिए ये जो 5 एलिमेंट है इसे हमें 4 बनाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके वैल्यू में डिक्रीमेंट करना होगा, और इससे पहले जितना भी एलिमेंट होगा जो भी के से ग्रेटर देन होगा उसको हमें के इक्वल बनाना होगा। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो -1 करते जाएंगे। तो वो वैल्यू क्या होगा, तो मान लीजिए एलिमेंट का वैल्यू ए है और हमें के इक्वल बनाना है, तो a माइनस के ही हमारा मिनिमम ऑपरेशन रिक्वायर होगा। जैसे 5 - 4 दैट इज 1, तभी तो ये 4 बन पाएगा। एक ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ पर। सिमिलरली यदि आप अब सेकेंड टेस्ट केस को देखें तो सेकेंड टेस्ट केस हमारा 2 5 6 8 5 सेम है, और सिर्फ के का वैल्यू यहाँ पर क्या कहा गया है, के का वैल्यू यहाँ पर 7 कहा गया है। तो इस केस में भी यदि आप सॉर्ट करते हैं तो 2 5 5 6 8 हमारा एरे होगा और मिड पोजीशन यही होगा। यहाँ पर 7 हमें बनाना है, तो इसके नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब को 7 से ग्रेटर ही होना होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हमें जितना भी इसके आगे 7 से लेस एलिमेंट होगा उसे हमें 7 बनाना होगा। तो हमारे पास यही दो चॉइस है। तो इसी दोनों बातों को हम यहाँ पर अपने प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले तो हम एरे को सॉर्ट कर लेंगे और मिड पोजीशन क्या है वो फाइंड करेंगे, और आंसर को इनिशियली हम जो मिड पोजीशन पर होगा उसमें के से डिक्रीमेंट कर देंगे और उसी का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा इनिशियली हम इनिशियलाइज कर देंगे, जो कि हमारा ये होगा कि मिड पोजीशन पर जो वैल्यू है उससे हम के इक्वल बनाना चाह रहे हैं। अब हम सिंपली एक लूप रन करेंगे मिड +1 से n तक, लास्ट तक, और तब तक रन करेंगे जब तक हमारा नम्स ऑफ i लेस देन के रहेगा, और यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू के का केस आ गया तब तो हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि तब से हमारा वैलिड हो ही रहा है। मतलब के से ग्रेटर एलिमेंट होगा राइट साइड में प्रेजेंट, तब हमें कुछ नहीं करना है। अदरवाइज सिंपली आंसर में इससे ऐड करते जाएंगे
और सिमिलरली हम मिड -1 से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, और जब तक हमारा ये कंडीशन वैलिड नहीं होता है तब तक हम समझेंगे कि हमारे पास एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड में ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि k से ग्रेटर है। तो सिंपली हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आई होप ये लॉजिक समझ आया होगा आपको। थर्ड प्रॉब्लम के लिए लॉजिक इजी ही था, प्रॉब्लम भी इजी ही था। अब हमारा फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले फोर्थ प्रॉब्लम के लिए आपको एडजेसेंसी लिस्ट जो ग्राफ का होता है वो क्रिएट करना आना चाहिए, और डीएफएस जो होता है नॉर्मल डीएफएस आपको आना चाहिए, तब आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास ये कहा गया है कि आपके पास एक ग्राफ गिवन होगा, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, और मान लीजिए डी के पास बहुत सारे नोड एज हो सकते हैं। तो ग्राफ में एज प्रेजेंट होता है और नोड प्रेजेंट होते हैं जो कि वर्टिसेस दिखा जाता है। अब इसके बीच में कोई वेट होगा, तो मान लीजिए हम इनिशियली वेट 1 2 3 5 7 9 2 5 इससे इनिशलाइज कर देते हैं। और मान लीजिए एक ऐसा भी के पी एम एक ये ग्राफ है, एक टी जेड 8 10 2, ऐसा कुछ आपके पास ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये ओवरऑल ग्राफ है। इस टेस्ट केस को आप देख लीजिएगा तो आप इस प्रॉब्लम का ओवरऑल लॉजिक समझ जाइएगा। अब आपके पास कुछ क्वेरी गिवन होगा। क्वेरी ये होगा कि 2 नोड गिवन होगा और उसके बीच में क्या आप ट्रैवर्स कर सकते हैं उस एज से, गिवन एज से एज तक। जैसे मान लीजिए आपके पास u भी एक क्वेरी गिवन है, हमें ये कह रहा है कि u से भी आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जैसे इस केस में मान लीजिए b से आपको कोई बोल रहा है m तक जाने के लिए, bm क्वेरी है, तो क्या नोड b से नोड m आप जा सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। सिमिलरली यदि आपको कोई बोले b से e आप जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं? तो b से e आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा। अब दूसरी बात ये है कि यदि आप जा सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितना आपको लगेगा, मिनिमम कॉस्ट कितना रिक्वायरमेंट होगा जिससे आप बी से ई पर जा सकते हैं। और कॉस्ट का डेफिनेशन ये है कि जो बी से ई के बीच में पाथ होगा, जिस जिस पाथ पर आप चलेंगे उस पाथ को, जो भी पाथ होगा उन सबों का एंड वैल्यू जो कि वेट गिवन होगा उस एज के लिए, तो वेट जो भी आएगा उन सबों का एंड वैल्यू आप लेंगे तो वही आपका ओवरऑल कॉस्ट होगा उस पाथ के लिए। अब हम चलते हैं, पहले हम एंड ऑपरेशन जो होता है, एंड का प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं। देखिए, एंड वैल्यू ऑफ 2 एलिमेंट्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दैट एलिमेंट। इस बात को क्या आप समझ पाते हैं? जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है 5 and 7, तो 5 and 7 इसका एंड वैल्यू जो होगा वो अपने को 5 या 7 से लेस ही होगा या फिर इक्वल टू हो सकता है। ये हमारा ग्रेटर देन, इससे ये जो 5 और 7 है इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड वैल्यू में जितना भी एलिमेंट ऐड होते जाएगा, जैसे अपने पास S1 S2 S3 डिस्टेंस है और एंड इसे हमें करना होगा। अब इसमें हम जितना, हमारा क्या एम होगा,
हमें एम है कि मिनिमम डिस्टेंस या फिर मिनिमम कॉस्ट कितना रिक्वायरमेंट होगा बी से ई जाने में, वो फाइंड करना है। तो मिनिमम कॉस्ट जितना हम इसमें एंड वैल्यू ऐड करते जाएंगे उतना मिनिमाइज होते चला जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हम चाहेंगे कि इसमें और भी एलिमेंट ऐड हो। तो यदि आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, अब ये बात आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम एक चीज़ आपसे पूछें, पहले हम यहाँ पर थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब यदि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो इन सारे जो वैल्यू हैं इस कनेक्टेड कंपोनेंट में, यहाँ पर आप बी से सी पर, बी से डी पर, इन सबों में से कोई भी वर्टेक्स से आप किसी भी वर्टेक्स पर आप जा सकते हैं। सिमिलरली इसमें जितना भी प्रेजेंट है इसमें आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, के से पी, के से एम, एम से पी, पी से के, पी से एम, कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन एम से टी या फिर एम से ई आप नहीं जा सकते हैं। सिमिलरली टी से जेड आप जा सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है इसका हम ये फाइंड कर लें कि सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में है या नहीं है ये दोनों वैल्यू, यू और भी जो अपने पास वर्टेक्स आएगा वो सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तब दूसरी स्टेज में हमें क्या करना होगा, दूसरी स्टेज में हमें ये करना होगा कि एंड वैल्यू जो है जितना भी एज प्रेजेंट है इन सबों, इन कनेक्टेड कंपोनेंट में, इन सबों का एंड वैल्यू हम ले लेंगे। काहे कि अपने प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि आप चाहे तो ई से डी में जितनी बार मर्जी आप ई से डी एज को, कोई भी एज को, किसी भी वर्टेक्स को आप जितना मर्जी आप उतना टाइम्स विजिट कर सकते हैं। तो हमारा क्या मन होगा, ई से डी में 3 बार हम रिपीट कर लें। 9 to 5 3 एज है तो ई से डी पर गए, 9 के यूज करते हुए फिर डी से ई पर आएंगे, ई से डी पर चले जाएंगे। तो ओवरऑल एंड वैल्यू हमारा क्या होगा, 9 to 5, और ई से डी पर जाने का कॉस्ट अपना 9, इन सबों का एंड वैल्यू ही होगा जो कि ओवरऑल मिनिमम ही होगा 9 to 5 से, या फिर 9 to 5 के इक्वल होगा। तो हम ई से डी एज के वेट को अपडेट कर लेंगे इस वैल्यू से, और ओवरऑल जो जितना भी एज प्रेजेंट होगा उन सबों का एंड वैल्यू ही हमारा किसी भी नोड से किसी भी नोड पर जाने का कॉस्ट हमारा इस ट्री का होगा, सॉरी इस ग्राफ का होगा। सिमिलरली इसका मान लीजिए C1 है, इसका C2 एंड है, इसका C3 एंड है। तो आपको C2 क्या वैल्यू प्रेजेंट करेगा, 8 एंड 10, ये अपना C2 होगा। C3 हमारा 2 होगा, और C1 क्या होगा, C1 हमारा 5 एंड 2 एंड 3 एंड 7 एंड 1 एंड 9 एंड 2 एंड 5, जितना भी एज है उन सबों का एंड वैल्यू अपना C1 होगा। अब कोई आपसे ये पूछेगा कि B से C पर जाने का कितना कॉस्ट होगा, तो सिंपली C1 होगा। B से D पर जाने का कॉस्ट C1 होगा। इस ग्राफ में कहीं से भी कहीं पर जाने का कॉस्ट मिनिमम जो होगा वो C1 ही होगा। यही हमारा ओवरऑल लॉजिक है। अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगा कि जब हम ट्रैवर्स करेंगे ग्राफ में तो इन सबों का एंड वैल्यू रखना होगा, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में ई के एज में क्या क्या प्रेजेंट होगा, डी अपने पास 3 टाइम्स प्रेजेंट होगा। एक बार डी के कॉरस्पॉन्डिंग 9 वेट होगा, एक बार 2 और एक बार 5।
लेकिन हमें एक ही बार रिप्रेजेंट करना होता है एडजेसेंसी लिस्ट में, तभी हम मल्टीपल टाइम्स विजिट करेंगे। तो सिंपली हमें डी में इन सबों का एंड वैल्यू रिप्रेजेंट कर देना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आइए उसको अब हम समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर हैश मैप का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ग्राफ को हम यहाँ पर हैश मैप में रखेंगे। और जब एज हमें ऐड करना होगा सोर्स और वैल, तो मैप में देख लेंगे पहले से सोर्स प्रेजेंट है, यदि प्रेजेंट है तब हम सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा उसका हमें एंड वैल से ले लेना होगा। और अदरवाइज प्रेजेंट नहीं होता है तो उस सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल पुट कर देंगे, तो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ तक में। और उसके बाद हमें जो चंक है उसमें डिवाइड करना है। उसके लिए हम सिंपली एक बार लूप रन करेंगे 0 to n, और उसके लिए एक विजिट n लेंथ का हम एरे बाइट टाइप का बना लेंगे, और एक पेरेंट जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो चंक है, जैसे बी सी का पेरेंट क्या है, तो पेरेंट हम कुछ मान लीजिए कोई भी वैल्यू इन नोड में से कोई भी यूनिक वैल्यू आप एज ए पेरेंट मान लीजिएगा। जैसे इसके लिए KPM जो ट्री है ग्राफ है, इसके लिए कोई भी किसी भी नोड को K या फिर M या फिर P किसी को भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं पेरेंट। तो हम सिंपली उसके बाद हम देखेंगे कि विजिट ऑफ आई अपना 0 है, तो हम सिंपली एक DFS रन करेंगे। DFS हमारा ये काम करेगा कि जितना भी नोड कनेक्ट इस आई से निकला है जो कनेक्टेड है, उन सबों का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा और उन सबों को विजिट कर देगा। तो DFS फंक्शन उसके लिए हम रन करेंगे। तो DFS फंक्शन आइए देख लेते हैं। तो उसमें ग्राफ, सोर्स, विजिट और पेरेंट और IDX हम इनिशियली आई पास कर देंगे, जो कि हम ये मान लेंगे कि आई नोड हमारा सारे ये वाला जितना कनेक्टेड है उसका पेरेंट है। तो हम सिंपली पेरेंट ऑफ सोर्स IDX करते चले जाएंगे, जो भी नोड आएगा सोर्स, और विजिट ऑफ सोर्स 1 कर देंगे, और सिंपली हम सारे नोड को विजिट करते चले जाएंगे जो भी अनविजिटेड है। और फिर हमें देखना होगा कि एक्चुअल, और उसके लिए फिर हमें ये जो C1 वैल्यू है ये भी फाइंड करना होगा। तो C1 वैल्यू के लिए एक्चुअल एंड हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और एक्चुअल वैल्यू को जो है हम इनिशियली -1 से इनिशियलाइज करते चले जाएंगे जब भी हम DFS कॉल करने जाएंगे। और फिर देखेंगे यदि एक्चुअल एंड हमारा -1 है, तब तो हम सिंपली जो वेट है उस सोर्स से नेबर जाने का, उसे हम एक्चुअल एंड में इनिशियलाइज कर देंगे, अदरवाइज एंड लेते चले जाएंगे उस वैल्यू से, जिससे हमारा पेरेंट और एक्चुअल एंड फाइंड हो जाएगा। और एक्चुअल एंड को स्टोर भी करना होगा, तो सिंपली हम उसके लिए एक मैप बना लेंगे और आई के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल एंड रख देंगे। अब हम सिंपली एक आंसर नाम का क्वेरी लेंथ जितना है वो एरे डिक्लेयर कर लेंगे, और सिंपली हम हर एक क्वेरी के लिए अब आंसर फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यदि Q0 Q1 सेम नोड से सेम नोड पर विजिट हो रहा है, तो सिंपली हमारा आंसर 0 हो जाएगा उस क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर यदि हमारा पेरेंट ऑफ Q0 पेरेंट ऑफ Q1 होगा, मतलब सेम कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, तभी हमारा कुछ आंसर एग्जिस्ट करेगा। और पेरेंट ऑफ Q0 -1 नहीं होना चाहिए, काहे कि यहाँ पर ये चाहे तो आप नहीं भी रख सकते हैं, पेरेंट ऑफ Q0 -1 हम चाहे तो इससे हटा भी सकते हैं। हाँ, ये कंडीशन हम नहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाँ, तो हमें जब ये दोनों इक्वल होता है तब हमें सिंपली मैप से वैल्यू जो यहाँ पर रखे हैं, जो पेरेंट आई है जो कि पेरेंट ऑफ Q0 होगा,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम मैप में रखें वही हमारा आंसर होगा। अदरवाइज आंसर ऑफ IDX -1 रख देंगे और नहीं तो आंसर रिटर्न कर देंगे। तो आई होप ये रन करना चाहिए। ये भी रन किया, क्या कि ये -1 आप रखें या ना रखें कोई कंडीशन उसका मतलब है ही नहीं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। तो इस कंटेस्ट में तो कोई ख़ास प्रॉब्लम था नहीं है, सिंपली अपना जो प्रॉब्लम था, सॉरी 392 कंटेस्ट, जो कि ये तो एंड हो चुका है। ओके, चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और रैंकिंग तो हमारा 1200 हो गया। आज कुछ ज़्यादा रैंक आ गया, पता नहीं इसमें 3 रॉन्ग समेसन हमने लगा दिया था और ये इस प्रॉब्लम में अपना टाइम ज़्यादा निकल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। चलते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे और आपके पास चारों प्रॉब्लम का लॉजिक अच्छे से समझ आया होगा। तो यदि आप अपकमिंग कंटेस्ट के लिए लाइव कोडिंग चाहते हैं तो वीडियो को शेयर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।